नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज एक डिबेट चलेगी, जिस डिबेट का जो मुद्दा रहेगा कि वार्ड नंबर 34 के पार्षद हमारे बीच नहीं रहे आरएस राठी जी, तो उसी के लिए 6 महीने का जो समय रहता है उसमें चुनाव होना आवश्यक है। यही स्थिति है उपचुनावों की, जो कि गुरुग्राम में होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसको जींद चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव ही निर्धारित करेंगे कि किसके हाथ में तीर कमान रहेगा। जी हां, गुरुग्राम में सभी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी भी इस दौड़ में शामिल हो जाएगी कि शायद इससे साबित हो सके कि जो लहर चलेगी वो बीजेपी की चलेगी, आम आदमी पार्टी की चलेगी या कांग्रेस की चलेगी, या फिर कोई और ही इन सब में से उभर कर आएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ जो बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट अभय जैन जी, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज जी, और हरियाणा कांग्रेस व्यापार सेल के चेयरमैन पंकज डावर जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है गुरुग्राम के उपचुनावों में। क्या इस टाइम पे सभी पार्टियां वादे दावे करेंगी या फिर उसको निभाएंगी भी। सबसे पहले मेरा तीनों से ही ये प्रश्न रहेगा, शुरुआत में करना चाहूंगी कुलभूषण जी आपसे। वार्ड नंबर 34 के जो उपचुनाव हैं उनकी डेट आ चुकी है, जो कि 3 अक्टूबर की है। जी हाँ, क्या आपका मानना है कि उपचुनाव जींद उपचुनाव की तरह ही गुरुग्राम में हाई वोल्टेज ड्रामा करेंगे, हाई प्रोफाइल ड्रामा होगा क्या आप गुरुग्राम में भी? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो वार्ड 34 का चुनाव होगा, जो गुरुग्राम के अंदर, जिस गुरुग्राम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से अपनी देखरेख के अंदर वो कार्य कर रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण होगा जो चुनाव है कि गुरुग्राम की जनता, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, या यहाँ पर जो विधायकगण हैं, यहाँ पर जो मेयर साहिबा हैं, उन्होंने जो गुरुग्राम की जनता के लिए, जनता के हित में कार्य किए हैं, कि जनता उससे कितनी संतुष्ट है। जी अभय जी। सबसे पहले तो मैं आरएस राठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, और आपको मैं बता दूं उनकी जो डेथ हुई है वो कोविड में बीमारी के बाद उनकी डेथ हुई है, और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और वहाँ लंबी बीमारी से लड़ने के बाद उनकी डेथ हुई। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी स्तर पर जो कोविड से जो पीड़ित लोग थे उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, और आपने 2020 में भी देखा और 2021 में भी देखा कि गुड़गांव की जनता अपने इलाज के लिए तरस रही थी। गुड़गांव का जो एकमात्र हॉस्पिटल था, जिसको ये कहते थे कि 200 बेड का है, उसको इन्होंने बंद कर दिया, और सेक्टर 10 में जो हॉस्पिटल था 50 बेड का, वहाँ कहने को इन्होंने शिफ्ट कर दिया, पर वहाँ भी व्यवस्था कुछ नहीं है। और एकमात्र जो हमारा हॉस्पिटल है वो पता नहीं कब उसकी बिल्डिंग अप्रूव होगी, कब वो टूटना स्टार्ट होगा, कब बनेगा। आज काफ़ी समय हो गया, उस हॉस्पिटल बंद हुए। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि मेडिकल व्यवस्था हमारे शहर में चरमरा सी गई है। अभी कुलभूषण भाई ने बताया कि मुख्यमंत्री जी खुद गुड़गांव को देखते हैं, गुड़गांव के ग्रीवेंसेस कमेटी के खुद चेयरमैन हैं, और यहाँ लगातार वो आते हैं। इसके अलावा काफ़ी रेगुलर विजिट गुड़गांव शहर में मुख्यमंत्री जी की होती है। इन सब के बावजूद जो गुड़गांव के अधिकारीगण हैं, पता नहीं उनके कहने पर नहीं चलते या उन पर वो उनका प्रभाव नहीं है। यहाँ व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई है। अब जो आपने बात करी कि यहाँ क्या होगा, मैं एक तो सरकार का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समयबद्ध चुनाव अनाउंस कर दिया, क्योंकि सरकार का अगर आप देखें, इलाहाबाद में जब अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया तो वहाँ चुनाव समय पर नहीं हुआ, वहाँ विधानसभा का चुनाव। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि गुड़गांव में 34 वार्ड में चुनाव समय पर करा रहे हैं। ये प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की वजह है। अब बात है कि इशू क्या रहेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आरएस राठी जी खाली वार्ड 34 के पार्षद नहीं थे, वो पूरे गुड़गांव की आवाज़ उठाते थे, और गुड़गांव की एक बड़ी आवाज़ थी। उन्होंने हमेशा डेवलपर को खिलाफ, और नगर निगम के, क्योंकि पहले उनकी धर्मपत्नी पार्षद थी, फिर वो पार्षद रहे, हमेशा उन्होंने नगर निगम में जो घोटाले हुए उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो वो गुड़गांव की एक आवाज़ थी। और मैं तो बल्कि मैंने स्पष्ट कहा था उनकी डेथ के बाद कि गुड़गांव की एक महत्वपूर्ण आवाज़ ख़त्म हो गई है। अब बात आती है कि अब चुनाव में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। जहाँ तक अब आम आदमी पार्टी की बात है तो ये तो पार्टी का अपना
डिसीजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु निश्चित रूप से यह चुनाव बड़ा ही रोचक जरूर होगा। अब देखना ये होगा कि अब चुनाव होते हैं, 3 अक्टूबर जैसे चुनाव है, क्या होगा इस समय बताएगा। पंकज जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या हाई वोल्टेज ड्रामा रहेगा गुरुग्राम के वार्ड नंबर 34 के पार्षद के इलेक्शंस में? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को अभिवादन करता हूं और साथ ही साथ RS राठी जी जो मेरे परम मित्र भी थे, उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आपका सवाल हाई वोल्टेज ड्रामा रहेगा या नहीं, थोड़ी देर पहले मेरे बड़े भाई कुलभूषण जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के जो यहाँ पे कार्य हुए, मेयर साहिबा जी के और विधायक जी ने जो यहाँ पर कार्य करे, जनता उसका इनको एक तरह से इनाम देगी। ये पूरी जनता जानती है कि गुड़गांव का आज विकास के तौर पे क्या हाल हो चुका है। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ना जाने हम क्या कहें, कोई नाव चलाने को तैयार है। तो ये जो स्थिति गुड़गांव की, जो एक विश्व स्तर पे हमारा जो गुड़गांव जिस चीज़ के लिए एक जाना जाता है, आज उसकी छवि बुरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। और ये वहम इस चुनाव में बहुत जल्दी बीजेपी का निकलने वाला है। तो कहते हैं ना कि रड़क निकल जाएगी, इस चुनाव में इनका वहम निकल जाएगा और इस चुनाव में आपको मालूम पड़ेगा कि बीजेपी को कितने अंक प्राप्त होते हैं। और हाई वोल्टेज जहाँ तक ड्रामे का आपका वो है, ये तो बीजेपी वाले ही ड्रामा करते हैं कि भाई ये एक इस चुनाव को इतनी हाइप पे ले जाए या मुख्यमंत्री जी खुद हस्तक्षेप करे। ये हम लोगों का ऐसा कल्चर नहीं है कि इतने छोटे चुनाव में इसको हाई वोल्टेज ड्रामा करे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी जैन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि गुरुग्राम की बुलंद आवाज आपने कहा RS राठी जी को, और बहुत ज्यादा लोग इस बारे में जानते हैं कि निगम गुरुग्राम नगर निगम में जब भी कोई बैठक हुई है तो उसमें सबसे बुलंद आवाज उन्हीं की रही है। छोटे छोटे मुद्दे भी उनके द्वारा उठाए गए हैं, बिल्डर्स के हो या डिवोटीज के हो या धरातल के ऊपर जल भराव को लेकर हो या बजट के बारे में क्यों ना हो, पूरे विस्तार से वो उसका जो एक फैक्ट्स थे वो सबके सामने लेकर आते थे। तो आप भी आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या गुरुग्राम में अब उसी वार्ड नंबर 34 में आम आदमी पार्टी अपनी सीट निर्धारित कर पाएगी या नहीं? RS राठी जी की धर्म पत्नी रमा राठी जी पिछले बार वहाँ से पार्षद थी, इस बार RS राठी जी वहाँ से कुछ चुनाव लड़े और जीते थे। हम तो ये चाह रहे हैं कि RS राठी जी की धर्म पत्नी रमा राठी जी दोबारा वहाँ से चुनाव लड़ें, और अगर उन्होंने चुनाव लड़ने की सहमति दी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। उसके कारण एक ये है कि वहाँ के लोगों ने देखा है कि पिछले 9 सालों में जब से रमा जी वहाँ से काउंसलर बनी थी और अब राठी साहब दोबारा बने, और जब राठी जी का अचानक डेथ हुई तब से ही वहाँ की जनता ने परिवार को पूरा अपना समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, और हमेशा इस परिवार ने वहाँ के लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ दिया है। अगर रमा राठी जी वहाँ चुनाव लड़ती हैं तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से रमा राठी जी जीतेंगी, चाहे बीजेपी का कोई कैंडिडेट आ जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट आ जाए, चौटाला पार्टी का कोई कैंडिडेट आ जाए। अगर रमा जी ने वहाँ चुनाव लड़ा, वो इंडिपेंडेंट लड़ा या उन्होंने आम आदमी पार्टी से लड़ा, तो निश्चित रूप से उनकी विजय होगी। कुलभूषण जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप भी ज्यादा जो है सरगर्मियों में रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी ये टिकट उड़ा पाएगी? देखो, मैंने जैसा अभी कहा आपसे जी कि अपने वार्ड के अंदर जो भी प्रत्याशी जनता के हित की आवाज़ को उठाता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के लिए कार्य करता है, निश्चित रूप से वो लोकप्रिय होता है। और आप अगर मान लो, जैसा भी अभय भाई साहब ने कहा जी कि निगम की जो बैठक होती थी, निगम के सदन के अंदर जो आवाज़ बुलंद होती थी, वो निश्चित रूप से राठी साहब की होती थी और वो हमेशा इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते थे। तो मेरा भी यही आंकलन है कि जो राठी जी का दिवंगत आत्मा के प्रति जो लोगों का एक स्नेह भी है और उनके कार्य के प्रति भी लोगों का स्नेह है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वहां पर अगर रमा राठी जी को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया तो बहुत अच्छे बहुमत से जनता उनको जिताएगी, स्वीकार करेगी। और पंकज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कांग्रेस शुरुआत में अपना गढ़ बना पाएगी वहां पर? देखिए मैडम, कांग्रेस ऐसे जो बाई इलेक्शन होते हैं जी, कोई भी निगम के या कोई भी और छोटे, उनमें अधिकतर अपने कैंडिडेट नहीं उतारती या किसी को बाहर से समर्थन देती है। और जहाँ तक संबंध है इस वार्ड का,
तो इस वार्ड में जैसा जैन साहब ने बताया, भारद्वाज जी ने बताया, आरएस राठी जी का एक अपना ही छवि है और अपना ही एक उनका पोस्चर रहा है, उनका एक बुलंद आवाज वो रहे हैं। और जैसे आगे आने वाला समय बताएगा कि उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेगी या नहीं, देखिए वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वो चुनाव लड़ती है तो बेहतर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अगर कोई भी कैंडिडेट का कोई समर्थन करेंगे तो हम पुरजोन उसका समर्थन करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ से सीट को निकाला जाए। कुलभूषण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे जीत उपचुनाव में हुआ था कि चुनाव जीतने के लिए सरकार ने उस टाइम सारे वादे कर दिए, एक साथ ही सारे वादे कर दिए कि सिर्फ वो चुनाव जीता जाना चाहिए, और अब वहां के विधायक रो रहे हैं। क्या ऐसा ही गुरुग्राम में भी होने वाला है? देखो, गुरुग्राम के अंदर तो पिछली बार भी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की जी, उसके बाद स्पष्ट बहुमत से थी। अगली बार जब चुनाव हुए तो बड़ी मुश्किल से आज जो है गठबंधन में सरकार बनी है जी। तो ये एक प्रकार से संकेत था कि जो सरकार के कार्यों से जनता जनार्दन संतुष्ट नहीं थी जी। आज हालत ये हो गई है कि बैसाखी में सरकार है, और जैसा गुरुग्राम, हमारे गुरुग्राम से 60 से 70% जो राजस्व है वो पूरे हरियाणा के अंदर जाता है जी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात की पुरजोर अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि एक राशि निर्धारित हो कि जो गुरुग्राम से राजस्व जाएगा उसमें से इतना प्रतिशत तो गुरुग्राम के अंदर लगेगा ही लगेगा। आज हालात की अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम के अंदर कौन सा ऐसा विभाग है जी, जिसके अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त ना हो। आप लाइट की समस्या को देख लें, आप सड़क की समस्या को देख लें, आप जो RW वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था को देख लें, आए दिन कहीं ना कहीं पर पूरे गुरुग्राम के अंदर जनता जो है त्राहिमाम कर रही है जी। और यहाँ पर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो उससे पहले की सरकारों पर आरोप लगाते थे, उन पर व्यंग कसते थे कि चौटाला साहब गुरुग्राम में रहते हैं, हुड्डा साहब गुरुग्राम में रहते हैं। अब ऐसा गुरुग्राम के अंदर क्या है कि मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा को छोड़कर और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा को छोड़कर गुरुग्राम में डेरे जमे रहते हैं। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, आपने निगम में देखा, निगम इसका प्रमाण है। आप बिजली विभाग में चले जाएं, आप हुड्डा विभाग में चले जाएं, आप पुलिस विभाग में चले जाएं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकारी वर्ग सुनने को तैयार नहीं। और कोई भी, आप आए दिन देखते हैं एक बुक्का और एक हुक्का, ये परंपरा चल रही है जी। आज तक भारतीय जनता पार्टी की किसी बैठक के अंदर भी कोई ऐसा प्रेस नोट नहीं आया प्रेस के अंदर कि इन्होंने जनहित के लिए कोई बैठक की हो, जनहित के मुद्दे के लिए कोई बैठक की हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बैठक की हो, किसी अधिकारी ने कार्य नहीं किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। केवल एक ही प्रचलन है कि आज उसको बुक्का दिया गया, आज उसको बुक्का दिया गया। तो ये गुरुग्राम जो हमारा, इसको तो आराम गृह के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जनहित के, जनता के मुद्दे को उठाने में असमर्थ हैं। पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो कुलभूषण जी ने कहा कि बुके दिए जाते हैं, तो क्या बुके की एवज में ये कोशिश की जाती है कि अधिकारियों से संबंधित जो बातें हैं वो आगे गृह मंत्री तक पहुंचाई जाए, CM साहब तक पहुंचाई जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए? क्या ऐसा भी होता है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके चैनल ने ना बहुत कवरेज करी है जी, तोड़ फोड़ में, खासकर कहीं कुछ टूट रहा है तो आपका चैनल सबसे आगे खड़ा होकर लाइव दिखाया करता है जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, नाम सबको मालूम है कि आप किसी की बिल्डिंग को तोड़ते हो, 80% बिल्डिंग बन गई, आप उसको तोड़ने का नोटिस भेजते हो और उसका नुकसान पहुंचाते हो। और अब एक नया फरमान आया है, इसको फरमान ही कहेंगे, काला कानून कहेंगे, कि भाई हम तोड़ने के रकम भी बनाने वाले से। जी जी। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जो अधिकारी उस क्षेत्र का, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए या उससे वो वसूला जाए? भाई आम जनता ने क्या गुनाह कर दिया? भैया 80% बिल्डिंग 2 दिन में बन गई, 2 साल में, 1.5 साल में बनती है, करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है लोगों का। इस तरफ भी देखो आम आदमी। अच्छा चलो, एक चीज आप मुझे और बताओ जी। मैंने ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें देखी जिसपे पीला पंजा चला, लेकिन 1 महीने बाद वो बिल्डिंग फिर तैयार हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा उसमें रात में क्या नक्शों में बदलाव हो गया, या उसमें क्या साठ गांठ हुई, ये तो अधिकारी जाने। ऐसी एक बिल्डिंग नहीं है, ऐसी सैकड़ों की तादाद में लिए पैसा लूटने का एक साधन बना चुके हैं कि वहां पीला पंजा चलाओ, आ जाएगा, ठीक है। जो ज्यादा लाइमलाइट आप जैसे लोग कर दोगे उस बेचारे की तो शामत आ जाएगी। तो ये अधिकारियों के लिए एक पिंक सिटी कह लो, आप
रिश्वत सिटी कह लो, यहाँ आने के लिए भी अधिकारी पैसा खर्च कर रहे हैं इस सरकार में। और कई अधिकारी ऐसे जो सरकार की छवि को बुरे तरीके से धूमिल कर रहे हैं, सरकार उन अधिकारियों को हटा नहीं पा रही। ऐसा क्यों नहीं हटा पा रही? ऐसा क्या है उन अधिकारियों में? क्या क्योंकि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आप हुड्डा डिपार्टमेंट लो, आप निगम लो, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें कि भ्रष्टाचार की जड़ें अंदर तक नहीं घुस चुकी है? और इतना बुरा हाल है, चारों तरफ त्राहिमाम है। आपको मैं एक बात ये बता दूं कि आप गलियों में मोहल्लों में जाके देखो, लोग कितना दुखी है इस सरकार से। ये तोड़फोड़ सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूं, मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, लोगों पे रहम करो, इस गुड़गांव को और बदहाली की सूरत में ना बदले। धन्यवाद। जी अभय जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि जो पंकज जी ने कहा और कुलभूषण जी ने कहा, कितना आप सहमत है? क्या जीत की तरह जो उपचुनाव अभी गुरुग्राम में भी होने वाले हैं, क्या सेम सरकार वैसे ही निशाना साधेगी कि बस वादे कर दो, बाद में देखेंगे कि उनको पूरा करना है या नहीं? देखिए, कुलभूषण भारद्वाज जी को अभी बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है जी। निष्कासित क्यों करना पड़ा उनको? क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई कि शहर में बाजार के अंदर जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है नगर निगम द्वारा, वो गलत तोड़ी जा रही है। अभी पंकज भाई ने बताया कि तोड़ने के पीछे वास्तव में सिस्टम ठीक करना नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है जी। तो जो बीजेपी के बचपन से जो कर्णधार रहे, जो बीजेपी के जड़ है गुड़गांव में, जिन्होंने 30 साल से बीजेपी को सींचा है, उनको बीजेपी बाहर कर देती है। किसने बाहर करी है? क्योंकि वो तोड़फोड़ जो नगर निगम करा उसकी आवाज़ उन्होंने उठा रहे हैं। तो इन सब बातों का अभिप्राय स्पष्ट नज़र आ रहा है जी। कि हमारे यहाँ नगर निगम, हुड्डा और ये जो तोड़फोड़ जो विभाग है, ये तीनों बिल्कुल ऐसे हो गए कि बिल्कुल लूट का अड्डा बन गए। और इन्होंने गुड़गांव की जनता को एक दूध देने वाली गाय मान लिया है। वो दूध निकालेगा उससे निकलता है, बाकी उसको भी छोड़ दो। क्योंकि इस तरह शोषण गुड़गांव की आम जनता का होना, और जैसे अभी कुलभूषण भाई ने बताया कि 60% पूरे राज्य का राजस्व देने वाला जिला के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो आप कल्पना कीजिए मेवात के इंटीरियर में क्या हो रहा होगा, रेवाड़ी के इंटीरियर में क्या हो रहा होगा। तो हाँ, क्या व्यवस्थाएँ होंगी। यहाँ मैं तो सरकार से इतना गुजारिश करूँगा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर तुरंत लगाम लगाई जाए, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ख़ासकर जो अधिकारी हैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, अपना मलाई खा रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ इंक्वायरी करें, देखें कि उन्होंने कितनी संपत्ति बनाई है, क्या करा है, क्या नहीं करा है, जब भी कुछ गुड़गांव का भला हो पाएगा। ये जो चुनाव वाली बात आप जो बार बार कर रहे हैं, 34 में जो चुनाव है, सरकार क्या करेगी? पूरी सरकार अपनी सारी शक्ति लगा देगी चुनाव को जीतने के लिए। सारे काउंसलर वहाँ लग जाएंगे, बीजेपी सारी सरकार वहाँ लग जाएगी, तो आम जनता को प्रभाव में डाल के कुछ करके फिर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो सरकार से ही हाथ जोड़े गुजारिश कर रहा हूँ कि जिन विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुँच गया है, जहाँ बिल्कुल आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई सब चीज़ें, वहाँ तुरंत कुछ कार्रवाई करें, लोगों को रिलीफ दें, तभी आम जनता को भला होगा। जी कुलभूषण जी, जैसा अभी अभय जैन जी ने कहा, मैं अभय जैन जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जी कि भ्रष्टाचार समाप्त तब होगा जब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करेंगे। जो मेन बात है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी गुरुग्राम में आते हैं, यहाँ पर आकर जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं इनसे हिसाब करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं यहाँ से। सेक्टर 12A के अंदर जो भूमि घोटाला है जी, वो उस घोटाले के अंदर आज इतना समय हो गया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं में मिला, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि कुलभूषण जी जो भी लोग इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज तक वो 3.5 एकड़ भूमि सेक्टर 12A की उसको हुड्डा अपने कब्जे में नहीं ले पाया है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है जी। तो ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हैं। विजिलेंस जांच चल रही है। मैंने अभी 3 दिन पहले विजिलेंस अधिकारियों से मैं मिला, मुझे जानकारी मिली कि फाइल जो है वो पहले चंडीगढ़ भेजी जा चुकी थी, फिर वापस आ गई है। उसके बाद जिस अधिकारी ने TC गुप्ता नाम के जिस अधिकारी ने पूरे गुरुग्राम की 1-1 इंच भूमि को नोचा, ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर CBI ने FIR दर्ज कर रखी है और CBI की FIR के अंदर वो दूसरे नंबर के ऊपर मुलजिम है जी। ऐसे व्यक्ति को आप चेयरमैन बना रहे हैं, तो कहाँ से भ्रष्टाचार रुकेगा? जिस प्रदेश का मुखिया, जिस प्रांत का मुखिया भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता हो, तो मैं समझता हूँ कि गुरुग्राम का जो भला है वो ईश्वर ही कर पाएगा।
क्योंकि इन्होंने तो केवल एक ही काम है इनका, जो भी भ्रष्टाचारी है उनको संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिल रहा है। और मैंने अपनी पार्टी के प्लेटफार्म पर भी कहा इस बात को, मैंने पत्र के माध्यम से भी कहा, मैंने फेसबुक के माध्यम से भी कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा कि भैया पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। और जब शिकायत माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो मुख्यमंत्री जी केवल और केवल कोरे आश्वासन देते हैं और बैकडोर से उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर बचाने का काम करते हैं। जी पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे जींद उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता की छवि को झोंक दिया गया था ताकि सीएम की दावेदारी खत्म हो जाए, तो क्या ये भी मेयर के संभावित कैंडिडेट के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि मेयर के चुनाव पार्टी जिस तरीके से करवाएगी। देखिए, कोई भी पार्टी होती है वो अपनी ताकत तो झोंकती है, उसमें कोई ऐसा मतलब हैरानी की या कोई नई बात नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, और ताकत झोंकनी भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आप हर पार्टी चाहेगी कि हमारा यहाँ मेयर बने और सारे वार्डों में हमारे पार्षद बने, तो ताकत तो झोंकी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता इस बार ताकत जो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूर्ण रूप से देने जा रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और कहना चाहूँगा, जानकारी क्या कि मैं एक अपने उससे भी कह रहा हूँ कि जैसे कुलभूषण जी है, मैं बचपन से इनको बीजेपी में देख रहा हूँ, बचपन से बोले तो ये मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं है, 2, 4, 5 साल मेरे से बड़े होंगे, लेकिन मेरे से सीनियर है। तो ये जिस तरीके से बीजेपी का बखान करते थे, आज ये बीजेपी के बारे में ये इनकी मुंह जबानी अगर ये कह रहे कि भ्रष्टाचार का डर, हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये भली भांति अपनी सरकार को जानते हैं और उसके बारे में पूर्ण रूप से बता चुके हैं कि कौन इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है। तो मेरा जनता से भी अपील है कि इन सबको पहचाने और अच्छी सरकार को चुने, कांग्रेस को चुने। जी अभय जी, आपका क्या कहना है कि मेयर के संभावित कैंडिडेट के साथ भी ऐसा होने वाला है कि उनकी छवि लाई जाए? नहीं, देखो, ये तो कांग्रेस क्या करेगी, क्या होगा, परंतु जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी निश्चित रूप से पूरा जोर लगाएगी कि वो चुनाव जीते। उपचुनाव है, पूरा सरकार पूरा, जैसे अभी पंकज भाई ने भी स्पष्ट ठीक कहा कि हर पार्टी पूरी तरह कोशिश करेगी चुनाव जीता जाए। तो ये तो समय बताएगा कि क्या होगा, पर ये बात तय है कि इस चुनाव में सारी पार्टियाँ, क्योंकि अगले साल नगर निगम चुनाव होने वाला है, बीजेपी पूरी ताकत लगा के ये सिद्ध करना चाहेगी कि अभी भी बीजेपी का गुड़गांव में प्रभाव है और नगर निगम जो चुनाव हमने लड़ा और जीता। कांग्रेस भी चाहेगी कि वो इस चुनाव को अच्छी तरह लड़े और जीते, क्योंकि मैंने नगर निगम चुनाव है अगले साल। और आम आदमी पार्टी भी ये कोशिश करेगी कि यहाँ चुनाव लड़े और जीता जाए। तो निश्चित रूप से चुनाव साधारण चुनाव तो होने वाला नहीं है। अब एक महीने जो चुनाव 3 अक्टूबर को चुनाव है और उस दिन ही काउंटिंग है, तो निश्चित रूप से एक महीने बड़ी गर्मा गर्मी गुड़गांव शहर में रहने वाली है। जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कुलभूषण भारद्वाज जी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, क्योंकि आप पार्टी के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कितनी कोशिश करेगी बीजेपी? देखो, एक राजनीतिक दल होने के नाते और आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो पूरी ताकत लगाएंगे कि किसी भी प्रकार से प्रलोभन देकर, झूठ बोलकर जनता को किसी तरह से हम उनका मत ले लें और ये एक प्रकार का संदेश दें कि भाजपा का जो कैंडिडेट है वो सरकार की नीति पर उन्होंने मोहर लगाई है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। काट की हांडी एक बार चढ़ती है। पूरे गुरुग्राम ने देख लिया है कि ये भ्रष्टाचार को ही केवल और केवल कागजों के अंदर ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। ये महाभ्रष्ट और महाक्रप्ट मुख्यमंत्री प्रांत के हैं और इनके नेतृत्व के अंदर जब तक हरियाणा के अंदर ये मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और संगठन का बेड़ा गर्क निश्चित है। सर, आप ही से जानना चाहूंगी कि जो वार्ड नंबर 34 के उम्मीदवार की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी की जो टिकट है वो बीजेपी के किस खेमे में जाएगी, क्योंकि बीजेपी में ही गुटबंदी साफ तौर पर सबको दिखाई देती है। क्या जिला अध्यक्षा के खेमे में जाएगी, विधायक के खेमे में जाएगी या युवा मोर्चा के खेमे में जाएगी? मैं आपको एक बहुत स्पष्ट आज एक बात कह देना चाहता हूं जी कि जिसको भी टिकट जाएगी ये सारे के सारे लोग दिखावा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो पैसे पर लड़ाई होगी। जी। जो निगम का चुनाव हुआ उसके अंदर जब टिकटों का वितरण हुआ था तो पूरा गुरुग्राम इस बात का गवाह है। और मैंने उस समय भी कहा था कि टिकटों को मत बेचो, जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं
जिन्होंने अपने वार्डों में काम किया आप उनको टिकटें दो। और हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया। परिणाम आपके सामने है कि 34 प्रत्याशियों में कितने की जीत हुई थी, ये आप देख सकते हैं जी। तो यहाँ पर जो आप बात करें टिकट की, यहाँ पर तो टिकट उसको दिया जाएगा जिसके बैग में वजन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये महाभ्रष्ट और महाकरप्ट मुख्यमंत्री जब प्रांत का है तो ऐसे आदमी को चुनेंगे वो लोग कि जो पैसा देगा उसको ये प्रत्याशी बनाएंगे। इनको जीत हार से मतलब नहीं है, इनको तो अपनी जेबें भरने से मतलब है। पार्टी का भट्टा बैठ जाए, संगठन का भट्टा बैठ जाए, इनको इस बात से वास्ता नहीं है। इनका वास्ता है तो केवल इस बात से है कि गुरुग्राम के अंदर कौन व्यक्ति हमें सबसे ज़्यादा पैसा देगा, उसका श्रेय, फिर उसका श्रेय दिखाएंगे कि देखो जी मैं इसको लेकर आया था मुर्गी को और इतने पैसे हमने इससे लूट लिए, तो फिर उसमें हिस्से में लड़ाई होगी। तो इस बात के लिए सारे मिलकर फिर उसको हराने का काम करेंगे। कुलभूषण जी, जैसे आप कह रहे हैं कि सारा बैग का खेल है, तो तीनों खेमे में से आपको क्या लगता है किसके बैग में ज्यादा दम है? देखो, जिस प्रत्याशी के बैग में ज़्यादा दम होगा ये उसी को ही लेकर उसी को टिकट देंगे, जिस प्रत्याशी के बैग में ज़्यादा दम होगा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप शुरुआत से बीजेपी के ही कार्यकर्ता रहे हैं, तो क्या लगता है जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा या विधायक? मुझे लगता है कि जिस भी प्रत्याशी की जनता से सीधा लगाव होगा, जिस भी प्रत्याशी ने जनता के हितों की बात की होगी, जिस भी प्रत्याशी ने जनता के हितों की लड़ाई लड़ी होगी, वो जीतेगा इस चुनाव के अंदर। जी अबे जी, आपका क्या कहना है कि पार्टी में ही 3 गुट बने हुए हैं, किसके खेमे में जाएगी टिकट? देखो, ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, ये जज करना मुश्किल है। अभी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जो बीजेपी के शुरू से पार्टी में रहे, जब से बीजेपी का हरियाणा में जन्म हुआ, हरियाणा में कार्य किया, वो ये कह रहे हैं कि 3 खेमे हैं, मुख्यमंत्री जी भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। तो इस बात से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बीजेपी की क्या स्थिति हो गई। कांग्रेस कहीं गुड़गांव में नज़र नहीं आती है। तो चुनाव निश्चित रूप से दोनों पार्टियां पूरा जोर लगाएंगी कि लड़ें और जीतें, पर मुश्किल है इन दोनों के लिए। पंकज जी, जैसे कुलभूषण जी ने बोला कि बीजेपी में तो बैग का खेल चलेगा, क्या कांग्रेस में भी बैग का ही खेल है या फिर अप्रोच चलेगी वहां पर? देखिए, कांग्रेस में काम का महत्व माना जाता है, जो जनता की आवाज उठाए, ईमानदार हो, जिसकी साफ छवि हो। कांग्रेस सदा अपने ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है। ये बैग का खेल हमने नहीं सुना, ये ज़्यादा जानते हैं भारद्वाज जी, उस पार्टी में रहे, तो इन्हीं की मुँह जबानी है कि जिसका बैग जिस पार्टी में खुद इतने गुट है, वो क्या चुनाव में एक दूसरे का साथ देंगे या वो करेंगे। हमारी पार्टी जो है बिल्कुल काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर भरोसा करेगी। इस तरीके का बैग का खेल हमारे में चलन में ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज डावर जी, अभय जैन जी और कुलभूषण जी हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि जींद उपचुनाव की तरह ही गुरुग्राम में जो उपचुनाव होने वाले हैं वार्ड नंबर 34 में, ये सभी पार्टियों की नाक का सवाल बन चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि वार्ड नंबर 34 किस तरीके से उपचुनाव जो है वहां पे किए जाएंगे, क्योंकि ये सभी पार्टियों की नाक का सवाल बन चुकी है। क्योंकि अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि बिल्लियां तो बहुत है रोटी उठाने वाली, बट सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई ऐसा बंदर आएगा जो चुपके से रोटी उठाकर चला जाएगा और बिल्लियां लड़ती रह जाएंगी। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और आप सभी से भी अनुरोध है कि कृपया करके इस बार सोच समझकर फैसला लें कि जो पार्षद आपके वार्ड में आने वाले हैं, जो उम्मीदवार हैं, क्या वो सही तरह से धरातल पर काम कर रहे हैं, क्या वो आपकी सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, या सिर्फ वादे और दावे कर ही उसे छोड़ रहे हैं ताकि बाद में आपके विधायक वैसे ही रोए जैसे जीन में रो रहे हैं। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।